नमस्कार दोस्त, आज के लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री और केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 4 रासायनिक बलगत और इस यूनिट का चैप्टर नंबर 1 है जिसको हम लोग कहते हैं अपक्रिया की दर एवं कोट। अपक्रिया की दर एवं कोट, इस चैप्टर को हम लोग समझेंगे और इस चैप्टर का मैंने एक लेक्चर आपको दे दिया है। उस लेक्चर में मैंने बताया था औसत वेग और अपक्रियाओं के प्रकार और औसत वेग के लिए ग्राफ खींचा था। ये सब चीज़ें हम लोग समझ चुके हैं इससे पिछले लेक्चर में। और आज ये लेक्चर जो आपका है ये होने वाला है जो औसत वेग होता है, जो अपक्रिया की कोट होती है, जो अपक्रिया की दर होती है, वो किस पर निर्भर करती है, किसके द्वारा प्रभावित हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं, जो अपक्रिया जो औसत वेग होता है, किसी भी अपक्रिया का औसत वेग यानी रेट ऑफ एवरेज रेट जो होती है वो आपकी प्रभावित हो जाती है किसके द्वारा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रस समीकरणीय अनुपातों के द्वारा। ये रस समीकरणीय अनुपातों के द्वारा भी अपक्रिया का जो औसत वेग होता है वो प्रभावित होता है। यदि हम रस समीकरणीय अनुपात, तो रस समीकरणीय अनुपात होता क्या मैं आपको बता दूं। रस समीकरणीय अनुपात का मतलब ये होता है भैया रिएक्टेंट मतलब क्रियाकारक और प्रोडक्ट की सांद्रता का अनुपात। यानी यदि इसमें मान लेते हैं 2 मोल प्रति लीटर की कमी आ रही है तो इधर 2 मोल प्रति लीटर बढ़ जाता है, तो ये यहाँ पर रस समीकरणीय अनुपात इनका युगल है। और यदि मान लेते हैं यहाँ पर यदि कमी हो रही है 4 की, यहाँ पर कमी हो रही है 4 मोल पर लीटर की कमी हो रही है और यहाँ पर जो बढ़ रहा है केवल 3 मोल पर लीटर ही बढ़ रहा है, तो ये जो है इनका रस समीकरणीय अनुपात बराबर नहीं है। इनका रस समीकरणीय अनुपात बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पर समझेंगे रस समीकरणीय अनुपात पर औसत वेग की निर्भरता कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलें हेडिंग डालिएगा, औसत वेग का व्यंजक। औसत वेग या औसत लिखेंगे, दिक्कत कर रहा है मार्कर। औसत वेग या दर का व्यंजक प्राप्त करना। आज हम लोग सीखेंगे औसत वेग या दर का व्यंजक प्राप्त करना। कैसे प्राप्त करते हैं औसत वेग अथवा दर के व्यंजक को। तो मैं आपको बता दूं, जो औसत वेग और जो दर का व्यंजक होता है वो उत्पादों और क्रियाकारकों की सांद्रता के अनुपात पर निर्भर करता है। मैं आपको लिख दूं, औसत वेग किसी भी अभिक्रिया का औसत वेग उत्पाद वेग जो होता है, उत्पाद एवं क्रियाकारक की सांद्रता के रस समीकरणीय अनुपात के द्वारा भी प्रभावित होता है। मैंने क्या बताया, रस समीकरणीय अनुपात क्या होता है। रस समीकरणीय अनुपात की बात की जाए तो रस समीकरण अनुपात में सिर्फ इतनी चीजें होती हैं। रस समीकरण अनुपात में देखा जाता है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की सांद्रता में कितना परिवर्तन हो रहा है और रिएक्टेंट की सांद्रता में कितना परिवर्तन हो रहा है। यानी प्रोडक्ट की सांद्रता में कमी होगी, प्रोडक्ट की सांद्रता में बढ़ोतरी होगी और रिएक्टेंट की सांद्रता में भैया ये जैसे R से, यानी R क्या रिएक्टेंट है और ये हमारा बन रहा है P,
तो इसकी सांद्रता में कमी होगी और इसकी सांद्रता बढ़ेगी। पहली स्थिति में यदि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की सांद्रता का रस समीकरणीय अनुपात समान है, मतलब ये दोनों अनुपात में क्या है, बराबर हैं, तो औसत वेग का व्यंजक क्या होगा। तो यहाँ पर लिखिए पहली स्थिति में जब अभिकारक एवं उत्पाद के रस समीकरणीय गुणांक समान हो। हेडिंग डाल लीजिएगा, जब अभिक्रिया में उत्पाद एवं अभिकारक उत्पाद एवं अभिकारक के रस समीकरणीय गुणांक समान हो। रस समीकरणीय गुणांक समान हो, यानी जब रस समीकरणीय गुणांक समान हो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे आर रिएक्टेंट से पी बन रहा है, तो यदि मान लेते इसकी सांद्रता में 2 मोल की कमी है, तो इसकी सांद्रता में 2 मोल की कमी है, तो इधर 2 मोल बढ़ रहा है, तो इनका अनुपात क्या है, बराबर है। तो इस समय जो हमारा फार्मूले के अनुसार जो औसत वेग का जो व्यंजक होगा वो ये होगा, औसत वेग का व्यंजक। मान लेते हैं समय t1 पर पर लिखते हैं रिएक्टेंट यानी अभिकारक के लिए जो सांद्रता हो जाएगी भैया, उसको हम क्या लिखेंगे, औसत वेग। अभिकारक के लिए जो हम देखेंगे औसत वेग क्या होगा, देखो भैया औसत वेग हम लोग लिखेंगे आर एवरेज, यानी औसत वेग इसकी अभिकारक के लिए। तो औसत वेग को मैंने क्या बताया था कि एकांक समय यानी किसी निश्चित समय अंतराल में सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को ही औसत वेग या दर कहते हैं, औसत दर या वेग कहते हैं, ठीक है। तो भैया यहाँ पर मान लेते हैं रिएक्टेंट की सांद्रता में जो परिवर्तन हो रहा है वो डेल्टा आर हो रहा है, और ये जो परिवर्तन हो रहा है डेल्टा टी समय में हो रहा है। तो मान लेते हैं यदि T1 समय पर जो सांद्रता थी वो हमारी R1 थी, और T2 समय पर सांद्रता थी हमारी R2 थी। तो भैया हम ये लिख सकते हैं डेल्टा आर बराबर भी लिख सकते हैं, डेल्टा आर बराबर के पर क्या लिख सकते हैं भैया, R1। अब देखो ये माइनस का इसे हम इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे, माइनस का R2 इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे, अपान हम कर देंगे, अपान क्या कर देंगे भैया T1, अच्छा यहाँ पर R2 लिखना पड़ेगा, सॉरी R2 माइनस R1, यहाँ पर T2 माइनस T1 करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा औसत वेग किसका, रिएक्टेंट का। ये औसत वेग जो है किसका, रिएक्टेंट का, T1 से T2, तो हमें डेल्टा T प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार यदि मैं निकाल लेता हूँ प्रोडक्ट का, इसीलिए मैं निकालूंगा प्रोडक्ट का, तो यहाँ पर लिख देता हूँ उत्पाद के लिए। तो उत्पाद के लिए क्या हो जाएगा भैया, उत्पाद के लिए औसत वेग बराबर क्या होगा, बोलो भैया, औसत वेग। उत्पाद के जो औसत वेग हो जाएगा भैया, उसे हम लिखेंगे डेल्टा पी यानी प्रोडक्ट अपान डेल्टा टी, डेल्टा पी अपान डेल्टा टी। तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में P2, और ये होगा हमारा पॉजिटिव, क्योंकि हमेशा प्रोडक्ट की जो सांद्रता होती है वो पॉजिटिव होती है और रिएक्टेंट की जो सांद्रता होती है वो निगेटिव होती है। क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट की सांद्रता घटती रहती है और प्रोडक्ट की सांद्रता बढ़ती रहती है, ठीक है। चलो P2 माइनस कर देंगे हम P1, यहाँ पर T2 माइनस T1, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी किसकी सांद्रता, ये जो सांद्रता है
प्रोडक्ट की और ये जो है सांद्रता है रिएक्टेंट की। तो मैं अभिक्रिया के लिए तो कुल जो है औसत वेग होगा, तो अभिक्रिया का औसत वेग बराबर आर एवरेज जो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, पहले रिएक्टेंट को लिखेंगे और रिएक्टेंट के बाद प्रोडक्ट को लिखेंगे। तो पहले रिएक्टेंट लिख लीजिए डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, जो कि है माइनस में, बराबर का निशान लगा लीजिए डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। बस इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, सांद्रता को प्रदर्शित करेंगे। ये सांद्रता को प्रदर्शित करने का तरीका हो गया। अब मैं इस फार्मूले को आपको ध्यान में रखना है हमेशा। ये जो फार्मूला है मैंने आपको यहाँ पर, ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, समझना है सिर्फ, पर कुछ नहीं है। यदि मैं यहाँ पर एक उदाहरण ले लूँ, जैसे उदाहरण के लिए बात की जाए, जैसे क्लोरीन CO और ले लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन ले लें। तो इसके लिए यहाँ पर लिखते हैं, पहले एग्जाम्पल के लिए देखें भैया, जैसे यहाँ पर CO और ये हमारा क्या है, CO जो होता है हमारा CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो ये भी गैस होगा। क्लोरीन भी क्या होती है, हमारी गैस होती है। अब ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट हैं, यानी इसे हम लिख सकते हैं अभिकारक, लिख दें, ठीक है, अभिकारक हैं, और इनके द्वारा जो बनाया जा रहा है वो COCl2, ये हमारा हो जाएगा उत्पाद। तो इस समीकरण के लिए यदि मैं लिखना चाहूँ, इस समीकरण के लिए मैं औसत वेग का व्यंजक लिखना चाहूँ, तो किस प्रकार हमें लिखना पड़ेगा, देखें यहाँ पर मैं थोड़ा इसे रफ करता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलो गुड, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं इसका यदि मैं लिखना पड़ जाए व्यंजक, तो हम लोग कैसे लिखेंगे। तो सिंपल सी बात है भैया, औसत वेग बराबर हो जाएगा माइनस का डेल्टा। अब भैया इसमें कमी होगी, मान लेते हैं CO, डेल्टा CO की कमी होगी, और ये जो कि हमारी डेल्टा T समय में होगी। फिर डेल्टा T समय में हमारी कमी है, फिर हमें क्या करना है भैया, बराबर का निशान लगा लीजिए, क्योंकि अब देखिए ये सभी चीज़ें जो होती हैं सब बराबर में लिखी जाएंगी। ध्यान रखना, कहीं पर भी प्लस का निशान लगाओ, हमें प्लस लगाना नहीं है। जब इसका व्यंजक लिखेंगे तो जो भी आपके तत्व, जो भी परमाणु, जो भी अणु दे रखे हैं, उन सभी को बराबर में लिखेंगे। चाहे बेसिक अभिक्रिया में प्लस का निशान लगा है, परंतु यहाँ पर हम प्लस का निशान नहीं लगाएंगे। क्यों, बात ये है CO की जो कम होने की, CO की जो सांद्रता कम होती है, उसी प्रकार ये COCl2 संयुक्त रूप से है इन दोनों की, या मान लेते हैं केवल इसकी सांद्रता में जो परिवर्तन होगा वही इसकी सांद्रता में परिवर्तन होगा। जो इसकी सांद्रता में Cl2 की, तो माइनस का लिखेंगे डेल्टा C ब्रैकेट में Cl2, और जो कि हो रहा है हमारा डेल्टा T समय में, और इसी को हम लिखेंगे बराबर का निशान माइनस का डेल्टा COCl2 और y डेल्टा T समय में। ये हमारा हो जाएगा व्यंजक। यदि कहीं पर भी ऐसे हमें व्यंजक लिखना पड़ जाए तो इसी प्रकार हमें व्यंजक लिखना पड़ेगा। यदि मैं आपको कुछ एग्जाम्पल और दे दूं, जैसे मान लेते हैं Na और Cl जुड़कर के बनाते हैं NaCl, तो इसका व्यंजक आप स्वयं लिखेंगे भैया, अभिक्रिया का औसत वेग बराबर, अभिक्रिया का औसत वेग बराबर हो जाएगा आपका माइनस का डेल्टा और ब्रैकेट में Na, और अपान हो जाएगा भैया डेल्टा T समय में, बराबर का निशान लगाना है। ध्यान ये रखना है, रिएक्टेंट की जो भी औसत वेग या अभिक्रिया की दर लिखी जाती है वो हमेशा नेगेटिव होती है, और प्रोडक्ट की जो लिखी जाती है वो हमेशा पॉजिटिव चिन्ह के साथ लिखी जाती है। तो भैया इसे भी हम लोग माइनस का लिख देंगे, और यहाँ पर डेल्टा ब्रैकेट में Cl और
यहाँ पर लिख देंगे डेल्टा टी समय में बराबर भैया ये हो जाएगी प्लस क्या डेल्टा NaCl अपान कर देंगे डेल्टा टी। इस प्रकार व्यंजक किसी भी फार्मूले का किसी भी रिएक्शन का हम लोग आराम से लिख सकते हैं। इसमें कोई भी समस्या वाली बात नहीं, बहुत आसान चीज़ें हैं, परंतु इन्हीं आसान चीज़ों को पढ़ कर के हम बहुत अच्छी चीज़ें सीखेंगे। यदि आप अच्छी चीज़ सीखना चाहते हो तो मैं आपसे यही कहूँगा पहले आसान चीज़ों को सीखिए, इसके बाद ही आपको अच्छी चीज़ें समझ में आएंगी। मैं इतनी जल्दी लेवल को बढ़ाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि जब हमें आसान चीज़ें क्लियर नहीं होगी तो हम आपको कहाँ से क्लियर होंगी जो चीज़ें ऊपर की हैं। ठीक है, अब देखें भैया जी, ये तो हुआ कब, जब जो है रस समीकरणीय गुणांक क्या होता है, समान होता, तब इस प्रकार हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। अब कहीं पर दे दिया जाए रस समीकरणीय गुणांक समान ना हो, अगली बार में रस समीकरणीय गुणांक समान ना हो, तब के लिए क्या होगा, जब रस समीकरणीय गुणांक भिन्न भिन्न हो, रस समीकरणीय गुणांक भिन्न भिन्न हो, जब क्या हो, रस समीकरणीय गुणांक भिन्न भिन्न हो। इसका मतलब ये है इस प्रकार की अभिक्रियाओं में क्या होगा, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की सांद्रता में भिन्नता होगी। यानी इसमें क्या होगा, जैसे मान लेते हैं जो हमारा R से सीधे यानी रिएक्टेंट से सीधे जो प्रोडक्ट बन रहा होगा, मान लेते हैं यदि इसमें 3 मोल पर सेकंड की कमी आ रही है, 3 मोल पर सेकंड ये कमी आ रही है इसमें, तो इधर बढ़ना चाहिए 3 मोल पर सेकंड ही तो बढ़ना चाहिए, पर लीटर बढ़ना चाहिए, परंतु यहाँ पर ये ना बढ़ करके कहीं पर घट जा रहा है, मान लेते हैं 2 मोल हो जा रहा है, 2 मोल पर लीटर हो जा रहा है, या कहीं पर 4 मोल पर लीटर हो जा रहा है। तो यहाँ पर जो है अभिकारक एवं उत्पाद की सांद्रता का रस समीकरणीय गुणांक भिन्न भिन्न है, तो उनके लिए हम औसत वेग का व्यंजक कैसे प्राप्त करते हैं, तो इसको समझते हैं एक रिएक्शन के थ्रू। जैसे हम मान लेते हैं हमने कोई रिएक्शन ले ली A प्लस B और ये बना रहा है C प्लस D। मान लेते हैं A के जो हैं यहाँ पर A के जो अणु लिए गए हैं वो 2 हैं, B के N1 है और B के N2 हैं। यहाँ पर मान लेते हैं M1 है, इसको मैं मान लेता हूँ M1 है और यहाँ पर मान लेता हूँ M2 है। ठीक है, M1 M2। अब भैया समीकरण के अनुसार मान लेते हैं A की विलुप्त होने की दर, अभिकारक सपोज कर लेते हैं अभिकारक A के विलुप्त होने की दर, जो विलुप्त होने की दर हो जाएगी हमारी क्या होगी, दर या कह सकते हैं वेग भी कह सकते हैं। ठीक है, दर या वेग, चलो होने की दर, जो दर होगी भैया वो क्या होगी, यहाँ पर डेल्टा और A होगी, जो क्योंकि माइनस में होगी डेल्टा और कितने समय में, डेल्टा T समय में। अभी हमें यहाँ पर कोई भी मतलब इसके गुणांक से कोई भी मतलब नहीं है, मैं अभी आपको बताऊंगा गुणांक को कैसे लिखते हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ गुणांक को कैसे लिखते हैं। अब देखें भैया, इसी प्रकार मान लेते हैं अभिकारक B के विलुप्त होने की दर क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये हो जाएगी माइनस का डेल्टा B हो जाएगी अपान डेल्टा T हो जाएगी। भैया ये कम हो रहा है T सेकंड में, मान लेते हैं T समय में डेल्टा B कमी आ रही है। अब जब इधर कमी आ रही है तो इधर बढ़ेगा, भाई इधर तो कमी आ रही है सांद्रता में, तो इधर की सांद्रता बढ़नी चाहिए। तो हम मान लेते हैं C में जो है वृद्धि होगी, C बनने की दर मान लेते हैं C उत्पाद, यहाँ पर लिखें उत्पाद
सी बनने की जो दर है, बनने की जो दर है भैया वो हो जाएगी प्लस का डेल्टा सी और वाई हो जाएगी डेल्टा टी। इसी प्रकार यदि उत्पाद डी के बनने की दर देखी जाए तो यहाँ पर प्लस का डेल्टा डी वाई डेल्टा टी हो जाएगा, डेल्टा डी वाई डेल्टा टी। और अभी मैंने जो आपको समीकरण बताया था रस समीकरणी के अनुसार देखा जाए तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था, इन सभी को बराबर करके लिखा था। तो यहाँ पर इसके अनुसार देखें, इसमें मोलों की संख्या कितनी देर की, N1 है। तो N1 और यहाँ पर यदि मैं लिखूँगा डेल्टा ए वाई डेल्टा टी, तो ध्यान ये रखना है जो आपका N1 होता है, जो यहाँ पर N1 है, जो मोलों की संख्या होती है, उसे हम ऊपर ना लिख करके बटे में लिखते हैं। उसे क्या करते हैं हम लोग, किस में लिखते हैं, बटे में लिखते हैं। तो भैया समीकरण के अनुसार, रस समीकरणी के अनुसार क्या हो जाएगा, इसके मोलों की संख्या कितनी दे रखी है भाई, इसकी पहले विलुप्त होने की दर लिख लेते हैं। माइनस का डेल्टा ए है और बटे डेल्टा टी है। अब यहाँ पर इसके गुणांक कितना है, N1 है, तो उस गुणांक को हम लोग लिखते हैं नीचे, यानी इस गुणांक को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे N1, ठीक है। इसी प्रकार यदि मैं दूसरे को लिखना चाहूँ, अब ध्यान ये रखना है, हमेशा मैंने आपको बताया जो भी चीज़ लिखी जाएगी इसमें अभिक्रिया का जो व्यंजक, औसत दर का जो व्यंजक प्राप्त करते हैं, उसमें जो भी पद लिखते हैं वो प्लस का निशान नहीं लगाएंगे, हम हमेशा बराबर में लिखेंगे। तो भैया बराबर का निशान लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे माइनस का डेल्टा बी और वाई डेल्टा टी, वाई डेल्टा टी। अब यहाँ पर जो इसके गुणांक हैं वो देखिए 2 हैं, तो यहाँ पर बट्टे में 2 करना पड़ेगा। ध्यान रखना ये चीज़ आपको यहाँ पर सिर्फ रट लेनी है, सिर्फ रटिएगा, क्योंकि इसका कोई भी मैकेनिज्म नहीं है, सिर्फ आपका थ्योरेटिकल है सब, कोई भी मैकेनिज्म नहीं, कोई भी यहाँ पर फार्मूला नहीं, कोई भी आपकी थ्योरी नहीं है, कोई भी सिद्धांत नहीं है। ये आपका सिर्फ जो किया गया है वो ऑब्जर्वेटिव यानी प्रयोगों के आधार पर, ये जो भी आपको बताया जा रहा है वो सब प्रयोगों के आधार पर किया जाता है, उसके बाद ये आपको बताया गया है जो बुक में लिखा है, ठीक है। अब बराबर का निशान लगाएंगे भैया, ये तो हमारे रिएक्टेंट थे दोनों, अब ये हमारे क्या है, प्रोडक्ट हैं। तो प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे भैया, पहले लिख लीजिए प्लस का निशान लगाओ, प्लस का निशान लगा लिया, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। अब देखिए इसके मोलों की संख्या M1 है, तो इसे लिख देंगे M1 पास में, मैं यहाँ पर पेन से लिखता हूँ, गड़बड़ हो गया क्या भैया जी, M1। फिर बराबर का निशान फिर लगाएंगे, ठीक है। बराबर का निशान लगाने के पश्चात हम लिखेंगे प्लस का डेल्टा डी वाई डेल्टा टी, और यहाँ पर लिख देंगे M1 की जगह पर यहाँ पर लिखेंगे M2। अब इसे यदि मैं थोड़ा इज्जत के साथ लिखना चाहूँ तो हम इसे इस प्रकार लिखेंगे, अभिक्रिया का औसत वेग बराबर औसत वेग, अभिक्रिया का जो औसत वेग बराबर हो जाएगा भैया, इसे यदि मैं इस प्रकार लिख दूं, माइनस का कर दूं 1/N1 कर दूं, माइनस का 1/N1, मैंने माइनस का चिन्ह इधर निकाला और N1 को भी मैंने भाई देखो N1 माइनस का डेल्टा ए बाई N1 डेल्टा टी लिखा है, तो मैं माइनस का चिन्ह मैंने इधर निकाल लिया और यहाँ पर रहने दिया डेल्टा ए बाई डेल्टा टी बराबर का। इसी प्रकार इसमें भी माइनस का 1/N2 निकाल लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे डेल्टा बी वाई डेल्टा टी। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1/M1 ऐसे निकाल लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे डेल्टा सी वाई डेल्टा टी। फिर बराबर का 1/M2 निकाल लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे डेल्टा डी वाई डेल्टा टी। ये जो है अभिक्रिया का औसत वेग को प्राप्त करने का ये व्यंजक है।
इस प्रकार हमें औसत वेग को प्राप्त करना पड़ेगा। मैं आपको इसके न्यूमेरिकल भी बताऊंगा, ध्यान रखना, इसको नोट कर लीजिए विधिवत रूप से। और इसके लिए एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हम मान लेते हैं N2 और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों मिलकर के बनाते हैं क्या, दोनों मिलकर के बना रहे हैं। कुछ दिक्कत है क्या, कीड़ा हमें लग रहा है यहाँ पर कोई। चलो एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इसे रफ करता हूँ थोड़ा, फिर समझें। और जो मैंने बताया है उसे आप लोग भाई समझिएगा, और समझने के पश्चात विद्युत रूप से एक बार दिमाग से अच्छे तरीके से सोचिए, फिर आपको नोट करना है। ऐसे आपको डायरेक्ट नोट ही नहीं करना है भाई, समझिएगा जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम एक उदाहरण बताते हैं। चलो उदाहरण को समझते हैं क्या कह रहा है। इससे मैं रफ करता हूं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहां पर बात कर दूं, मैंने एक एग्जाम्पल है भैया, नाइट्रोजन N2 और H2, ये दोनों क्या है, हमारी गैसें ही हैं। यहाँ पर भी गैस है, यहाँ पर भी गैस है। अब ये दोनों मिलकर के बनाएंगे क्या, ये दोनों जब मिलते हैं तो बनाते हैं भैया, ये दोनों बनाएंगे अमोनिया NH3 अमोनिया। तो रिएक्शन को बैलेंस करना चाहें तो H के कितने हैं, 3 हैं, यहाँ पर H के 2 हैं। यदि मैं यहाँ पर 2 से गुणा कर दूँ, यहाँ पर 3 से गुणा कर दूँ, 3 दूनी 6, 2 3 6, ठीक है, यहाँ पर हर जगह बराबर हो गया। और ये भी होता है हमारा गैस। अब देखिए इसमें ये जो मैंने बताया था, हम ये ज्ञात कैसे करेंगे कि इनमें जो रस समीकरणीय अनुपात है। देखिए आपका जो क्वेश्चन दिया होगा उसमें शुरुआत में ही दे रखा होगा ये रस समीकरणीय, इनका रस समीकरणीय गुणांक समान है या नहीं, ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा। क्योंकि इसकी कोई पुष्टि आपको स्वयं नहीं करनी पड़ेगी, इसकी पुष्टि आपको नहीं करनी पड़ेगी, इसकी पुष्टि दे रखी होगी, इसकी पुष्टि स्वयं करेगा जो एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया होगा उसमें की गई होगी। तो आपको यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं खर्च करना है, सीधे सीधे जैसा दिया गया है उस हिसाब से हल कर लेंगे। तो इसका मैं औसत वेग का निकालूं, यदि मैं औसत वेग निकालूं तो मैंने फार्मूला क्या बताया भैया, फार्मूला के अनुसार यदि हम चलें भैया, ये हमारा रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस का लिखना पड़ेगा डेल्टा, और ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा N2 बाई डेल्टा T। हमें समय तो ज्ञात नहीं, तो इसे हम ऐसे लिख देंगे, बराबर का निशान लगाएंगे। हमने बताया था प्लस का निशान लगाओ, हमें उससे कोई भी मतलब नहीं है, हमें लगाना है सिर्फ बराबर का निशान। अब देखिए यहाँ पर जो गुणांक कितना है, ये 3 दे रखा है, गुणांक 3 है, तो हम कर देंगे 1/3 कर देंगे, 1/3 कर देंगे। अभी जो मैंने रिएक्शन बताई थी इससे पहले, जो व्यंजक जस्ट इससे पहले बताया था उसी के अनुसार कर रहे हैं। और यहाँ पर लिखेंगे माइनस का निशान, तो यहाँ पर आ ही जाएगा। मैं माइनस को थोड़ा रेड कलर से लगा देता हूँ, माइनस को मैं रेड कलर से लगाता हूँ। चलो माइनस को मैंने रेड कलर से लगा दिया। तो अब मैं इसे थोड़ा लिख दूँ, तो डेल्टा, और यहाँ पर हो जाएगा H2, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा डेल्टा T हो जाएगा, ठीक है। अब देखें बराबर का निशान लगाइएगा, इधर हमारा क्या बन रहा है, अमोनिया बन रहा है, तो 1/2, ये हमारा 2 नीचे आ जाएगा गुणांक, और यहाँ पर डेल्टा, और यहाँ पर लिख देंगे NH3 बाई डेल्टा T। यही हमारा हो जाएगा इस रिएक्शन का औसत वेग व्यंजक। ये जो दे रखा है औसत वेग को प्राप्त करने का व्यंजक दे रखा है, ठीक है। एग्जाम्पल में इसी प्रकार कई आपकी जो रिएक्शंस दे रखी हैं आपकी बुक में, उन्हें आप स्वयं जो है कीजिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। और आज की वीडियो हम यहीं तक रखेंगे और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपको नमस्कार। और मैं आपसे कहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली प्रत्येक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपकी पढ़ाई विद्युत रूप से चल रही है। इस पर यदि आप करना चाहते हैं
तो अच्छी तरीके से आप पढ़ाई यहाँ से कर सकते हैं, आपको कहीं भी कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।